कि कौन कितने साइज का कौन सी केबल जाएगी। तो अभी जब डिजाइन करते हो तो अभी मतलब जो हमारा इन्वर्टर से जो एलटी पैनल तक केबल जाता है, तो उसका हमें साइज कैसे निकालना होता है, क्या क्या फैक्टर होते हैं जिससे हमारा केबल साइज पे इफेक्ट करता है। तो मैंने बताया था कोई भी केबल साइज निकालते हैं तो हमारे दो फैक्टर इफेक्ट करते ही करते हैं। कौन कौन से फैक्टर थे वो? वीरू, हमारी जो पुरानी क्लास हुई थी तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे दो फैक्टर केबल साइज में इफेक्ट करते ही करते हैं। चाहे एसी केबल हाँ कैलकुलेशन सर। निकालो, चाहे डीसी केबल कैलकुलेशन निकालो। सर वो आप बताए थे ग्रुपिंग नंबर ऑफ खंड के साथ केबल्स, ऐसा था, 2-3 पॉइंट था उसमें। मनसाद याद है? मनसाद क्या सर? आवाज। कोई भी केबल कैलकुलेशन निकालते हैं, चाहे एसी हो चाहे डीसी केबल कैलकुलेशन हो, तो उसमें दो फैक्टर मैंने बताया था वो इफेक्ट करते ही हैं केबल हाँ साइज हाँ को। हाँ। वो कौन कौन से एक तो थे? सर वो टेम्परेचर का और ग्रुपिंग का। टेम्परेचर और ग्रुपिंग ये होते हैं कि जो हमेशा किसी भी केबल हाँ साइज को इफेक्ट करते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारा जो केबल का रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। जब हमारा केबल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसमें फुल कैपेसिटी से हमारे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा उस केबल में, जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो लॉस में चला जाएगा। नतीश, क्लियर यहाँ तक? जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा केबल में क्या बढ़ जाता है? रेजिस्टेंस हाँ बढ़ सर। जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से सर हमारा लूप जो जो बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा एक बार डिस्कशन कर दीजिएगा। क्या क्या किसके बारे में? जो बनाते हैं ना सर एक्स्ट्रा केबल, जो लूप एसी केबल में जो लूप बनाते हैं ना एक्स्ट्रा केबल का, एक्स्ट्रा केबल जो रखते हैं टर्मिनेशन के बाद, टर्मिनेशन के बाद हम एक्स्ट्रा केबल रखते हैं। गोल 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 जैसा घुमा के रखते हैं ना वहां पे। लूप तो हम लेके जैसे चलते हैं केबल कि जितना हमारा जो लग गया लग गया। केबल्स है, केबल्स हमारा लूप हाँ वो हाँ होता है कि जब हमारा केबल का कोई रूटिंग होता है कि हमें इस रास्ते से केबल एलटी पैनल तक लेके जाना है, तो उस रास्ते में हमारा लूप रहता है, तो 1-2 मीटर हमारा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि कहीं हमारा लूप बनता है, हमारा डायरेक्ट केबल सीधा नहीं जाएगा, कहीं ना घूम के जाता है। तो 1-2 मीटर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, तो वही होता है उसमें लूप में, और कुछ ज़्यादा इफेक्ट थोड़ा ना होता है उसमें। वो तो हमारे केबल सर, लेंथ वो जो पे गोल जैसा घुमाते हैं तो नहीं नहीं सर, टर्मिनेशन हुआ अपना, टर्मिनेशन पॉइंट है पैनल पे, वहां पे 2 मीटर या 3 मीटर केबल एक्स्ट्रा रखे, 2 मीटर एक्स्ट्रा रख लिए। हाँ, वो तो लूप वो में जो रखते गोल हैं। जैसा घुमाते हैं तो अर्थिंग का पूछ वो रहे हो भी कि इफेक्ट एसी करता केबल है का क्या पूछ रहे अपने हो? सिस्टम को? केबल का एसी केबल का। एसी केबल में कहाँ लूप बनाते हैं? लूप तो हम जब बनाते वो हैं, जो लूप का मतलब होता है कि सारा हमारा एक कॉमन पॉइंट पर टर्मिनेट हो जाए। लूप का मतलब होता है कि हमारा जब भी हमारे कोई केबल हम कहीं किसी पॉइंट पर टर्मिनेट कर रहे हैं, तो हम उसमें 1 या 2 मीटर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ताकि हमारा हाँ केबल शॉर्ट ना हो। हाँ, वही 2 मीटर जो एक्स्ट्रा लेते हैं ना सर। तो हाँ हाँ। प्रॉब्लम क्या आता है कि वो कितना बार गोल गोल घुमाए, ज्यादा बार गोल गोल घुमा देने से दिक्कत आता है, गर्म होता है। उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर देंगे क्या? ठीक है, मैं वो जो अभी स्टार्टिंग से गोल जैसा समझाता हूँ। बनाते हैं, सर्कल जैसा बना के जो उसको स्टोर करते हैं। हाँ, वो 1 या 2 रन ही हाँ होना चाहिए। 1 या 2 रन से ज़्यादा होता है तो उसमें हमारा इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन जनरेट होने लगता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? जब भी हमारा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है किसी भी पाथ से, किसी भी पाथ से जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है यानी जाती है, तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है तो उसकी वजह से हमारा जो आसपास का एरिया है वो मैग्नेटिक हो जाता है। आसपास का जितना एरिया होता है जहाँ से हमारा करंट निकल रहा है, फ्लो कर रहा है, वहां से वो आसपास का एरिया हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने से जब हमारा 2 रन एक साथ केबल जाती है, तो जब एक केबल में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, सेम वही कंडीशन दूसरे केबल में भी, हमारा दोनों केबल एक साथ जा रही है, तो दोनों केबल्स में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आसपास का एरिया जो होता है हमारा हीट अप हो जाता है, केबल हमारी जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसके लिए हमारे को सिंगल रन ऑफ केबल लेके जाना चाहिए, या नहीं तो 1 या 2 केबल के बीच में हमारा कम से कम 20 से 30 mm का गैप होना चाहिए। तो मैं अभी स्टार्टिंग से एसी केबल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एसी केबल कैलकुलेशन आती है नीतीश? नीतीश, ये नहीं सर, एसी सीधा के प्लान मिलता है फुल। एसी केबल कैलकुलेशन के बारे में कुछ नहीं आइडिया है सर। कि कैसे क्या करते हैं स्टार्टिंग में? तो ठीक है, सब अपना नहीं अपना। सर, सीधा ड्राइंग मिलता है, हम लोग लगा देते हैं। चलो कोई नहीं, ड्राइंग के बाद में देखना, पहले अभी एसी केबल कैलकुलेशन सीख लो। तो अपने पास अपना सब कुछ लेकर रखो, कॉपी वॉपी पेन ठीक वेन। है। तो अपना पहले एक 100 किलोवाट का इन्वर्टर का डाटा सेट डाउनलोड कर लो, सन ग्रो का।
सनग्रो का अपने पास लैपटॉप में गुरुवाट का मैं भेज देता हूँ। सनग्रो, इसके बाद हमारा एसी केबल हो जाएगा। डीसी केबल में कोई डाउट है क्या किसी को? अभी तक प्रैक्टिस किए तो डीसी केबल का? मनसाद, वीरू, कुछ प्रैक्टिस किए थे क्या डीसी केबल का? सर अभी वो सर नहीं हो लैपटॉप पाए थे, मैंने सोचा अरेंज कि नहीं हुआ मतलब अभी। वीडियो की एक्सा शीट जो मैंने भेजी थी उसमें उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस किया था अपने हाथ से? कुछ उसके ऊपर रिसर्च किया था कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? सर करना मेरा पड़ेगा कल लैपटॉप अरेंज हो जाएगा, मैं कल से प्रैक्टिस करूंगा। अभी लैपटॉप अरेंज नहीं हो पा रहा था। क्योंकि मैं तो सिखाते जा रहा हूँ, तो कोई नहीं, डाउट होगा तो क्लियर कर दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी तो डाउट भी क्लियर होगा। कौन से ओके सर। फॉर्मूले लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं फॉर्मूले, क्या रीजन है वहाँ पे उस फॉर्मूले का, कितना हमें वैल्यू लेनी है, क्या क्या डायरेक्टिक फैक्टर है, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट है। जब मैंने तो यहाँ पे अभी कैसे क्लास लिया तो इसमें समझा दिया, समझ आ जाएगा, लेकिन जब खुद करने बैठोगे किसी साइट का तो उस टाइम में दिक्कत करेगी, वो चीज़ समझ नहीं आएगी। क्योंकि मैंने अभी 80 किलोवाट का डिज़ाइन किया है, मैंने कह दूंगा कि 500 किलोवाट का डिज़ाइन करके मुझे दो, तो उस टाइम पे अलग सिचुएशन होती है, तो उस टाइम पे हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन हमें पता रहेगा कि वैल्यू हमने कहाँ से वैल्यू पुट करिए, क्या हमें फैक्टर लेना होता है, तो हमें उसमें दिक्कत नहीं होती उतनी। जैसे कि अभी हमें 100 किलोवाट का मैंने प्लान डिजाइन करने का सोच रहा हूँ, तो मैं एक डाटा शीट ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसे डाउनलोड कर लो, उसको मैं बताता हूँ उसमें फिर क्या क्या करना है। हमें सबसे पहले किसी भी एसी केबल कैलकुलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है फुल लोड करंट। ये लिख लेना अपने पास, नोट्स में अपने पास चाहे कॉपी हो तो सबसे पहले लिख लेना फुल लोड करंट। किसी भी एसी केबल कैलकुलेशन करने के लिए, चाहे 100 किलोवाट का हो, चाहे 500 किलोवाट का हो, चाहे 1 मेगावाट का हो, चाहे 10 मेगावाट का हो, कितना भी मेगावाट का हमारा प्लांट हो, हमें उससे इफेक्ट नहीं होता। सबसे पहले हमें निकालना होता है फुल लोड करंट। फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है पी, पावर अपॉन में √3 मल्टीप्लाई बाय वी इंटू कॉस फाइव। मैंने एक देखो वो भेजा है, मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, उससे जल्दी समझ आ जाएगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजुअल है ना सबको? वीरू, स्क्रीन विजुअल है ना? यस सर, ये यस सर। सर। Yeah. देखो, सबसे पहले जो हमारा किसी भी एसी केबल कैलकुलेशन में निकालना होता है, चाहे 100 किलोवाट का प्लांट डिजाइन कर रहे हो, चाहे 10 किलोवाट का प्लांट डिजाइन कर रहे हो, चाहे मेगावाट स्केल में हमें प्लांट डिजाइन करना है, तो हमें उससे इफेक्ट नहीं पड़ता कि हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं फुल लोड करंट। फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है पी, ये लिखा है फॉर्मूला पी इन वॉट, यानी अगर हमारा 100 किलोवाट का इन्वर्टर है तो हमारा यानी 100 किलोवाट हमारा लोड चलेगा, तो 100 किलोवाट पे हमारा आउटपुट करंट कितना आएगा वो हमें चेक करना होता है। हमेशा जब भी केबल कैलकुलेशन करो तो हमें उसमें करंट का फैक्टर हमें लेके चलना है, हमारा उसमें वोल्टेज वेरी नहीं करता। जब भी हमें करंट क्या कहते हैं केबल कैलकुलेशन निकालनी है तो हमेशा करंट काम आएगा, करंट की वैल्यू लेनी है, वोल्टेज का वैल्यू नहीं लेना होता उसमें। वोल्टेज सिर्फ एक नाम के लिए होता है, लेकिन वोल्टेज और करंट में क्या फर्क होता है पता है? वोल्टेज होता है कि पीछे से कोई चीज फोर्स करती है किसी चीज को मूव कराने के लिए। तो जो हमारे बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन में हमारा करंट फ्लो करता है, लेकिन जिस फोर्स से हमारा करंट फ्लो करता है, जो चीज है उसको करंट को फ्लो करने में हेल्प करती है, वो होती है चीज, वो चीज होती है वोल्टेज। वोल्टेज जितना ज्यादा रहेगा उतना जल्दी हमारा करंट फ्लो करता है। तो जैसे अभी कहीं बैठे हो, पीछे से कोई धक्का मारा, तो धक्का क्या होता है? वो वोल्टेज होता है, और जब बैठा रहता है आदमी वो चलने लगता है, यानी वो आगे की तरफ मूव होता है, तो वो करंट मतलब फ्लो में आ जाता है। तो ये डिफरेंस होता है। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मूव करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कभी कोई चीज स्टैटिक मोशन में, स्टैटिक पोजीशन में होती है। जैसे अभी एक जगह बैठे हो तो उसके उसके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी चीज स्टॉप है, खड़ी है, बैठी है, रुकी हुई है, तो रुकी हुई कंडीशन को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी में वो चीज है। तो कोई फोर्स पीछे से अप्लाई कर दिया, उस वो चीज हम एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गई, तो वो चीज किस में होगी? चेंज होगी, पोटेंशियल, कुछ पोटेंशियल उसके ऊपर अप्लाई किया हमने,
कुछ फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वो चीज़ हमारी मूव होके एक जगह से दूसरी जगह चली गई। तो सेम कंडीशन वही है कि जब एक जगह से दूसरी जगह यानी ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट होता है वो एक चीज़ है, एक स्टैटिक चार्ज होता है। स्टैटिक चार्ज यानी एक रुकी हुई चार्ज होती है, रुकी हुई बिजली होती है। लेकिन जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो होता है वोल्टेज। जब भी हमारा वोल्टेज जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना जल्दी करंट वो फ्लो करेगा। तो कोई भी मतलब कभी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में अगर वोल्टेज फ्लो होता है या करंट, तो उसका आंसर होता है हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन में होता है वो करंट फ्लो होता है, वोल्टेज फ्लो नहीं होता। लेकिन जो चीज़ करंट को फ्लो करने में हेल्प करती है वो होती है वो हेल्प करती है वोल्टेज। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक वोल्टेज होती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी इन द सेंस कि जो हमारा करंट है वो हमारा मूव होने लगता है बहुत जल्दी। जितना ज़्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे करंट उतना उतना जल्दी हमारा फ्लो होगा। तो जब भी हमें केवल कैलकुलेशन करनी होती है तो हमेशा करंट वाला चीज़ ही हमें जितनी वैल्यू होती है करंट की उसी के अकॉर्डिंग हमें केबल साइज निकालना होता है कि ये जो हमारा केबल है ये इतना करंट लेके जाने लायक है कि नहीं है, इसमें कोई किसी वजह से कोई गर्म तो नहीं हो जाएगा, कोई शॉर्ट तो नहीं हो जाएगा, या कोई फायर की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, या हमारा करंट हम जितना दे रहे हैं उस केबल में उतना परसेंट करंट हमारा फ्लो होगा तो होगा ना। या ये ऐसा होता है कि जैसे कि हमने कहीं टेम्परेचर हमारा बढ़ गया, जैसे अभी नीतीश बता रहा था कि जैसे हमने एक या दो या तीन लूप करते हैं तो उसकी वजह से हमारा हीट अप होने लगता है वायर। हीट क्यों होता है? मैग्नेटिक प्लस की वजह से। मैग्नेटिक प्लस होता है। जब भी हमारा करंट फ्लो होता है तो वो अपने आसपास क्या इंड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, जिसकी वजह से हमारा जो आसपास है वो एरिया हमारा हीट अप में हो जाता है, यानी हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो जब हमारा हीट बढ़ेगा तो हमारा जो केबल है एक रेजिस्टेंस की तरफ, उसके अंदर हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। चाहे एसी केबल हो चाहे डीसी केबल हो, कोई भी केबल हो, जब भी हमारा हीट ज़्यादा उस केबल में हीट अप होगा, केबल हमारी हीट अप होगी, तो उसमें हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी तो हमारा करंट इजली फ्लो होगा या फिर या फिर हमारा लॉसेस में चला जाएगा कुछ करंट। उस लॉस में कंडीशन जाएगा सर। उसमें हमारा लॉस जो करंट एक्स्ट्रा होता है फ्लो होता है वो हमारा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में चला जाता है, क्योंकि हमारा जो करंट की कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी अम, उतनी नहीं है जितनी हमारी उस केबल से फ्लो हो रही है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था टेम्परेचर की वजह से हमारा केबल का हीट बढ़ जाता है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा होता है ग्रुपिंग फैक्टर। ग्रुपिंग इन द सेंस कि हमारा एक केबल एक साथ जा रहा है, दो केबल एक साथ जा रहा है, तीन केबल एक साथ जा रहा है, उसकी वजह से हमारा एक केबल के दूसरे केबल के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो सब हमारी केबल के डाटा शीट में गिवन है। तो वही स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहला जो हमारा एसी केबल कैलकुलेशन होता है, हम वो सबसे पहले जो हमारा फैक्टर होता है टेम्परेचर का। दूसरा होता है हमारा केबल लेंग यानी जैसे हम कोई ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट करते हैं, तो ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट में देखा होगा कि जब भी हमारा केबल है वो ओवर द हेड नहीं जाती, अंडर द ग्राउंड जाती है। वो पाइलिंग करके गड्ढा करके केबल ट्रंच बना के अंडर द ग्राउंड केबल लेके जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा जो केबल है वो हीट होता है कि नहीं होगा, उसमें कुछ लॉसेस होंगे या नहीं होंगे? जब हम किसी चीज़ को एयर में ना ले जाके अंडर द ग्राउंड लेके जाएंगे तो उस टाइम में हमारा क्या कंडीशन रहता है? कुछ आइडिया किसी को? उस समय भी थोड़ा गर्म होगा ही सर। पृथ्वी का गर्मी सर थोड़ा तो प्रभाव डालेगा ही ना। उस केस में ग्रुपिंग फैक्टर हो सकता है। ग्रुपिंग फैक्टर तो करेगा करेगा, लेकिन ये क्या होता है, एक सॉइल होता है उसकी एक रेसिस्टिविटी होती है। रेसिस्टिविटी इन द सेंस कि जब आप देखोगे कोई ग्राउंड करते हैं, हम किसी चीज़ को अर्थिंग करते हैं, तो देखा होगा कि हम गड्ढा जमीन में खोदते हैं, गड्ढा खोद के फिर उसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं। तो उसमें हम सॉइल रेसिस्टिविटी टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? कहीं हमारा जो सॉइल है आसपास की जो सॉइल होती है उसकी वजह से कहीं हमारा करंट अपोज तो नहीं करेगा, यानी हमारा जो करंट है वो इजीली फ्लो करेगा ना। जब भी हम कहीं ग्राउंडेड करते हैं तो हम उसमें सॉइल रेसिस्टिविटी चेक करते हैं। हर एक सॉइल का, जैसे डैम सॉइल होता है और रॉक होते हैं, हर चीज़ का एक सॉइल रेसिस्टिविटी होता है। सॉइल का भी अपना एक रेसिस्टेंस होता है जिसको हम सॉइल रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो उसके एक सॉइल रेसिस्टिविटी होता है। जब भी हमारा किसी चीज़ को ग्राउंडेड करते हैं, अर्थिंग करते हैं, तो उसका एक सॉइल रेसिस्टेंस चेक करते हैं कि कहीं इसमें इसका सॉइल रेसिस्टेंस ज़्यादा तो नहीं है। अगर सॉइल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा करंट
उस वहाँ पे हमारा करंट इजीली फ्लो नहीं होगा। रेजिस्टेंस का बेसिकली वर्क क्या होता है नीतीश? इलेक्ट्रिसिटी करंट के को फ्लो जाने में से रोकना। क्या क्या? हाँ, करंट के फ्लो को बाधा उत्पन्न करना। बाधा इन द सेंस कि करंट के फ्लो को रोकना, अपोज करना, उसका करंट के फ्लो को अपोज करना। रेजिस्टेंस का बेसिकली वर्क ये होता है, जहाँ जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे करंट इजीली फ्लो करेगा या फिर अपोज करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट सही फ्लो से नहीं फॉलो नहीं हो होगा। पाएगा वहाँ पे। वहाँ पे अपोज करेगा, करंट रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो हमारा वहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो करंट का हमेशा वहीं फ्लो होता है जहाँ पे हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी करंट हमेशा वो रास्ता ढूंढता है जहाँ पे वो सबसे कम टाइम पे पहुँच जाए। कभी भी देखा होगा कि जब हम ग्राउंडेड करते हैं तो हमेशा चाहे कुछ भी चीज़ करते हैं तो करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है कि हमारे को कम से बिल्कुल कोई सा भी शॉर्ट रास्ता मिल जाए जिससे वो ग्राउंडेड हो जाए, या फिर किसी तरह से उसको ज़्यादा जितना लॉन्ग ट्रैवल करेगा उसका उतना चांस होता है हजार्ड का, उतना उसको प्रॉब्लम होती है जितना लॉन्ग करेगा वो ट्रैवल। तो हमेशा करंट जब भी फ्लो होता है तो अपना शॉर्टेस्ट पाथ में फ्लो होता है, उसको कम से कम रास्ता चाहिए होता है फ्लो करने के लिए, ज़्यादा लंबा वो नहीं जा सकता। तो जब भी करंट फ्लो करेगा शॉर्टेस्ट पाथ में करता है, तो जब जितना शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा उतना हमारा रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि अगर केबल का जो साइज है, केबल का भी एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। रेजिस्टेंस बेसिकली हर चीज़ में मिलता है, चाहे ह्यूमन का रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, जो अभी इंसानों की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी होती है इस टाइम? नीतीश, अभी जो खड़े हो, अगर मैं किसी करंट को मैं वायर हाथ में पकड़ा दूं, तो अगर वो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो आप में से फ्लो करेगा या फिर किसी और पाथ में से फ्लो करेगा? किसी और रास्ते से हो जाएगा। तो हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ह्यूमन की कितनी होती है? ये तो नहीं पता सर। 1 ओम होती है, यानी अगर ह्यूमन बॉडी होती है, अगर जब भी हम कोई चीज़ को ग्राउंडेड करते हैं तो हमेशा उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से कम रखते हैं। अगर क्योंकि ह्यूमन की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 1 ओम होती है। अगर हमने जो अर्थिंग करा है, हमें पता नहीं कि कहीं से तार हमारा कटा हुआ है, हमने अर्थिंग कर रखा है, अगर हमने उसको जाकर टच कर दिया, अगर हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, अगर जो हमने ग्राउंडेड किया अगर 1 ओम से ज़्यादा है, तो जो करंट फ्लो होगा वो हमारे बॉडी से फ्लो होकर ग्राउंडेड हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारी मतलब हमें झटका लगेगा, हमें करंट लग सकता है। अगर हमारी 1 ओम से कम हमने अर्थिंग कर रखा है, जो हमारी अर्थिंग की पिट की वैल्यू है वो 1 ओम से कम है, तो करंट हमारे में से ना फ्लो होकर उस ग्राउंडेड में से जाके फ्लो हो जाएगा, क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है, उसको कम रेजिस्टेंस वाली रास्ता चाहिए होता है जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस करंट को अपोज ना करे। तो जब भी अर्थिंग कैलकुलेशन करो, जो आने वाले 2-3 क्लास के बाद हम कवर करेंगे अर्थिंग कैलकुलेशन, तो उसमें हमेशा जब भी अर्थिंग करते हैं तो हमारा उसमें जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है हमेशा 1 ओम से कम होती है। 1 ओम से कम क्यों होती है? क्योंकि जो ह्यूमन का बॉडी का रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। 1 ओम से अगर हम कम करेंगे तभी हम किसी भी चीज़ को टच करेंगे अर्थिंग वाले को, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कहीं से तार शॉर्ट हो रखा है, हमने जाके उसको टच कर लिया। अगर जो अर्थिंग की रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम से कम है, तो करंट हमारे में से ना फ्लो होके सीधा उस स्ट्रिप के थ्रू जाके ग्राउंडेड हो जाएगा। और अगर हमने अर्थिंग पिट कम कर रखे हैं, जैसे कि हमें 4 ज़रूरत थी और हमने 2 बना के अर्थिंग पिट दे दिया हाँ क्लाइंट को कि सर आपका प्लांट चल रहा है, आपको सिर्फ 2 अर्थिंग करने की ज़रूरत थी, फालतू में हमने 2 अर्थिंग बचा ली अपनी। लेकिन उस कंडीशन में कोई अगर बंदा O&M के लिए आता है या कोई उनका ही बंदा, क्लाइंट का बंदा अगर गलती से उस स्ट्रिप को टच कर देता है जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, अर्थिंग लीकेज हो रही है, करंट लीकेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस बंदे को शॉक लग सकता है, उसके अंदर से करंट फ्लो हो जाएगा। क्योंकि जहाँ हमें 4 अर्थिंग पिट की जरूरत थी हमने वहाँ पे 2 अर्थिंग पिट दे दिया, तो जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का रेजिस्टेंस था 1 ओम, वो हमारा कम हो गया। बाकी का अर्थिंग पिट का जगह हमें 4 जरूरत थी, हमने 2 दे दिया, तो उसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ गई। तो जब रेजिस्टेंस वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी तो बॉड करंट कहाँ से फ्लो होगा, हमारे अंदर से अर्थिंग से? हमारे बता। अंदर से सर। हमारे अंदर से फ्लो होगा। समझ आ रहा है ना क्या कहना चाहता हूँ मैं? हाँ सर। वीरू, मैंने अभी तक क्या समझाया बताओ? मनसाद, अभी तक मैंने क्या कवर किया बताओ? सर इसका पूरा जो कंक्लूजन है ये है कि अगर हमारा ह्यूमन शरीर का रेजिस्टेंस कम है तो जो करंट होगा ना वो मैन बॉडी से होकर जाएगा।
मतलब यही कहने का मतलब है कि जो करंट है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है, उसको कम से कम रास्ता चाहिए होता है ग्राउंडेड होने के लिए, फ्लो होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने के लिए उसको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है। और वहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। जिस जिस जगह से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू करंट को कम मिलेगी उस जगह से वो फ्लो होकर चला जाएगा। तो हमेशा जब भी अर्थिंग करो, जहाँ हमें 4 की ज़रूरत है तो वहाँ पे हमें 4 ही अर्थिंग करनी होती है। अगर वहाँ पे 2 अर्थिंग करेंगे तो वहाँ के रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हमने हमें किसी कोई ह्यूमन बॉडी जाके उसको अगर टच करता है जहाँ से हमारा करंट लीकेज हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है वहाँ से करंट, अगर उसको हम टच करेंगे तो उसको हमें शॉक लग सकता है, हमारे मतलब हमारे लिए वो डेंजरस है। तो इसलिए हमेशा अर्थिंग कैलकुलेशन जहाँ हमें 4 चाहिए वहाँ पे 4 करना है, हमें जहाँ 5 चाहिए 5 करना है, वो अर्थिंग कैलकुलेशन में हम कवर कर लेंगे कि हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होना चाहिए, नेट रेजिस्टेंस इन द सेंस जितने भी हमारे अर्थिंग पिट जहाँ हमें ज़रूरत है 1 मेगावाट के लिए 4 चाहिए 5 चाहिए जितने भी चाहिए, उसका ओवरऑल जो हमारा अर्थिंग पिट का रेजिस्टेंस है वो 1 ओम से कम होना चाहिए। अगर 1 ओम से कम होगा तो करंट हमें ना लग के वो सीधा स्ट्रिप के थ्रू ग्राउंडेड हो जाएगा, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है उसकी वैल्यू कम है। जहाँ अर्थिंग पिट की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हुई वहाँ से करंट उस अर्थिंग रेजिस्टेंस में ना फ्लो होकर हमारी बॉडी से ग्राउंड में फ्लो होगा। हमारी बॉडी में से जब करंट फ्लो होगा तो हमारा पता ही फिर क्या हो सकता है। तो हमेशा अर्थिंग कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से कम ही होना चाहिए। रजत समझ आ रहा है? रजत? हाँ समझ आ रहा है। हाँ तो बेसिकली आज इसी कैलकुलेशन हम कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट यही था कि करंट हमेशा जहाँ कम रेजिस्टेंस होगा वहाँ फ्लो करता है इजीली, और उसको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है फ्लो करने के लिए, जहाँ से उसको कम से कम टाइम लगेगा फ्लो होने में, उस वैसे रास्ते से वो फ्लो करेगा ज़्यादा। तो मेरा दो पर्पस था समझाने का कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है करंट को फ्लो करने के लिए, और दूसरा कि हमारा जहाँ हमारा शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है। और जब भी केबल कैलकुलेशन करें तो उसमें हमारा को सिर्फ करंट की वैल्यू चाहिए होती है कोई भी केबल कैलकुलेशन करने के लिए। तो मैंने समझाया जैसे कि एसी केबल कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा उसमें सबसे पहले निकालना होता है फुल लोड करंट। फुल लोड करंट निकालेंगे तो जैसे कि अभी हमने 100 किलोवाट का इन्वर्टर लिया, 100 किलोवाट का इन्वर्टर का हमें फुल लोड करंट निकालना है। हाँ तो अभी कौन स्क्रीन शेयर करेगा? मनसाद के पास है नहीं। वीरू अपना लैपटॉप है क्या? नीतीश लैपटॉप है अपने साथ में? यस सर है। स्क्रीन शेयर करो, है सर। एक्सेल खोलो, एक्सेल स्क्रीन शेयर करके एक्सेल ओके खोलो। सर। एक मिनट सर, हमसे ज्वाइन किए कहाँ है? देखिए हमें 100 किलोवाट के लिए केबल कैलकुलेशन निकालना है कि मेरे को 100 किलोवाट के इन्वर्टर में किस साइज़ की केबल जाएगी, चाहे 100 किलोवाट का चाहे 500 किलोवाट का। फंडा सेम है, फार्मूला सेम है, बस उसमें हमारी वैल्यू चेंज होती है। तो अभी हम 100 किलोवाट का चाहे करें चाहे 500 किलोवाट का करें, दोनों का फंडा सेम है। तो अभी हम 100 किलोवाट से स्टार्ट करते हैं। तो 100 किलोवाट के लिए हमें एक एसी केबल साइज़ निकालना है कि हमारा एसी केबल साइज़ कितना आएगा। क्या वो वीरू स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? सर हो रही बट ये दिक्कत आ रहा है इसमें एक्सेल है नहीं शायद मेरे में अभी। कोई नहीं, रजत स्क्रीन शेयर करना। हाँ खींच करता हूँ। हाँ, दिख रही है ना इसमें? एक्सेल ओपन कर लो। आज हम ऊपर टॉपिक लिख देना 100 किलोवाट एसी केबल कैलकुलेशन। एक सेकंड। 100 किलोवाट एसी केबल कैलकुलेशन। सबसे पहले जब भी हम एसी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा फुल लोड करंट कितना है। तो फर्स्ट पॉइंट पे लिख दो हमें फाइंड द फुल लोड करंट ऑफ द 100 किलोवाट। कितना भी किलोवाट हमारा जितना किलोवाट का हमारा इन्वर्टर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें केबल साइज निकालना होता है, क्योंकि हमारा जो करंट है वो इन्वर्टर का आउटपुट करंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर से हमारा जो मेन एक्टिव पैनल है वहाँ तक का हमें केबल लेके जाना है। तो जितना हमारा इन्वर्टर का आउटपुट करंट रहेगा उससे ज़्यादा हमारा फुल लोड करंट नहीं होगा।
तो हम फुल लोड करंट निकालने का फॉर्मूला होता है P यानी पावर डिवाइड बाय पावर डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय cos फाई होता है हमारा पावर फैक्टर। √3 की वैल्यू होती है 1.73। ऊपर हो रखा होगा, सिंबल में जाओगे तो सिंबल में दिख जाएगा। इसमें जाना होगा, सिंबल में होगा ना, ऊपर सिंबल में। ये देखो लास्ट में होता है, इंसर्ट पे आओ, इंसर्ट पे इंसर्ट यहाँ सिंबल है ना, देखो लास्ट में यहाँ पे √3 होगा, रूट की सिंबल होगा। जस्ट सपोज अभी कुछ भी ले लो, हम समझ गए √3 है, √3 की वैल्यू होती है 1.73। √3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज और मल्टीप्लाई बाय cos फाई की सिंबल भी इसमें होगा। हाँ, तो बेसिकली ये मैंने भेजा है, फाई का सिंबल भी होता है। ये हमारा टोटल क्या कहते हैं, ये हमारा फुल लोड करंट निकालने का फार्मूला है। कोई भी इन्वर्टर कितना भी किलोवाट का, 100 किलोवाट का, 500 किलोवाट का, 200 किलोवाट का, जितना भी हो, उस पर हम फुल लोड करंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो हमारा ये फार्मूला है, पावर डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय cos फाई। पावर होता है हमेशा वॉट में होना चाहिए। अगर 100 किलोवाट का हमारा इन्वर्टर है तो 100 किलोवाट को हम वॉट में चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 into 1000। हाँ, तो उसमें P क्या आ गया वो वैल्यू लिख दो। फॉर्मूला ये हमारा पावर आ गया इन वॉट। हमेशा कितने भी किलोवाट का इन्वर्टर है उसको हमेशा वॉट में चेंज कर लेना। डिवाइड बाय √3 की वैल्यू क्या आती है 1.73। वोल्टेज हमेशा जब भी हमारा 3 फेस पे अगर हम डिजाइन करते हैं तो 3 फेस पे हमारी कितनी वोल्टेज आती है मेरू, हमारा 3 फेस का जो हमारे घर में सिस्टम लगा होता है तो उसमें हमारा वोल्टेज कितना होता है इंडिया में, 440 ऐसा कुछ है। 400 से लेकर 415 420 ऐसे रहता है। मतलब 400 से स्टार्ट रहता है, 415 420 ऐसे रहता है। जब हमें कोई भी इन्वर्टर का डाटा शीट खोलोगे तो उसमें दिखा रहेगा कि हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना है। तो हमेशा जो इंडिया के लिए हम डिज़ाइन करते हैं 400 415 पे डिज़ाइन करते हैं। और जो cos फाई होता है हमारा पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर इन द सेंस कि हमें 24 आवर्स जब हमारा करंट फ्लो होगा तो उसमें उस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर होता है 1। जब हमारा किसी कंडीशन में 1-2 घंटे के लिए उस केबल से हमारा करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर होता है वो 0.8 हो जाता है। जब हमारा पावर फैक्टर 0.8 होता है तो हमारा जो साइन फाई होता है वो हमेशा 0.6 हो जाता है। ये कांस्टेंट रहता है वैल्यू। तो अभी मैं साइन और cos फाई का भी ध्यान में रखो माइंड में कि cos फाई का मतलब होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कंटिन्यूसली जब हमारा कंटिन्यूसली करंट फ्लो होगा 24 आवर्स उस केबल से तो उस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर हमेशा 1 रहेगा। अगर कुछ टाइम के लिए हमारा शॉर्टेज हो जाता है, पावर उस केबल से फ्लो नहीं होता तो उस टाइम पर हमारा जो पावर फैक्टर का 0.8 रहता है। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं सोलर के लिए तो सोलर के लिए जब भी अगर हमें 24 आवर्स हमें उस पावर सप्लाई चाहिए उस केबल से तो उस कंडीशन में हम 1 लेंगे। अगर हमें कुछ टाइम के लिए 2-4 घंटे के लिए हमारा उस केबल से पावर सप्लाई करंट यानी फ्लो ऑफ करंट कम होता है, रुकता है, तो उस कंडीशन में हम 0.8 लेते हैं। तो जब भी हम सोलर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं सोलर के आउटपुट के लिए तो उस कंडीशन में हमारा जो इन्वर्टर है वो 24 आवर्स वर्क नहीं करेगा। यानी जब हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहता है तो ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए जब हमारा ग्रिड से सप्लाई आती है तभी हमारा इन्वर्टर काम करता है, अदरवाइज हमारा काम नहीं करता। ऑन ग्रिड सिस्टम पता है ना सबको,
हाँ सर, जो हमेशा ग्रिड से कनेक्टेड रहता है तो ही काम करता हाँ है। सर। ग्रिड यानी ग्रिड के लिए एक रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होता है इन्वर्टर को काम करने के लिए, इन्वर्टर को अपना चलने के लिए। इन्वर्टर जब भी चालू स्टार्ट होगा जब हमारे को ग्रिड से रेफरेंस वोल्टेज इन्वर्टर तक मिलेगी। अगर इन्वर्टर को रेफरेंस वोल्टेज ग्रिड से नहीं मिलेगी तो उस कंडीशन में हमारा ग्रिड ऑफ हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में जब हम मतलब हम जब सोलर प्लेट डिजाइन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो पावर फैक्टर रहता है वो 0.8 रहता है, क्योंकि उस टाइम कुछ टाइम के लिए अगर हमारा ग्रिड से सप्लाई जाती है तो उस कंडीशन में हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। तो यानी केबल से उस कंडीशन में जब हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा उस टाइम केबल से करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट करंट दे रखा है, यहाँ पे मैक्सिमम और एसी आउटपुट करंट है हमारा 158.8 एम्पियर। लेकिन जो हमारा इन्वर्टर का आउटपुट ये हमारा मैक्सिमम है, मैक्सिमम यानी इन द सेंस कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 158 एम्पियर ही आ सकता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा। लेकिन हमने जो फुल लोड करंट निकाला है किसी भी इन्वर्टर का, फुल लोड करंट का फार्मूला ये है, उस कंडीशन में जो हमारा करंट रेगुलर फ्लो होगा यानी जब भी हमारा इन्वर्टर चालू होगा उस कंडीशन में हमारा जो नॉमिनल आउटपुट करंट रहेगा एसी का वो रहेगा हमारा 139.28, जो हमने निकाला है इस वाले फॉर्मूले से। ये हमारा नॉमिनल यानी नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो इतना करेगा। और जो हमारा इन्वर्टर में डाटा शीट में गिवन है वो गिवन है हमारा मैक्सिमम यानी लास्ट कंडीशन है ये, इससे ज़्यादा हमारा किसी भी हालत में इन्वर्टर परफॉर्म ज़्यादा करंट आउटपुट में नहीं देगा, ये लास्ट कंडीशन है। लेकिन जो हमने फुल लोड करंट फार्मूला में निकाला है वो हमारा नॉमिनल है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा उतना इन्वर्टर आउटपुट देगा ही देगा। 1 मिनट में अपना चार्जर लगा रहता हूँ, थोड़ा लैपटॉप सट डाउन होगा। सर इसमें हमने 110 लिया या 100 लिया? सर जैसे कि इसमें इन्वर्टर जो स्पेक शीट थी उसमें मैक्सिमम जो पावर थी उसकी आउटपुट ही तो लिया हमने इसमें। हाँ, जब भी इन्वर्टर से हमारा केवल आउटपुट हो रहा है तो हम उसमें आउटपुट ही रेफरेंस लेंगे कि हमारा आउटपुट कितना करंट आ रहा है, आउटपुट करंट कितना है, आउटपुट वोल्टेज कितना है, क्योंकि हमारा वो आउटपुट केबल जा रही है, इनपुट हमारी डीसी आ रही है। इन्वर्टर में हमारे तो साथ हाँ पूछो। आउटपुट पावर तो इसमें सर 110 दिखा रहा था स्पेक शीट में। ये 110 किलोवाट का इन्वर्टर डाउनलोड किया वो 110 से दिखाएगा। अगर हमें 100 किलोवाट का करना है तो 100 किलोवाट का भी देख लो। ये अभी जो डाउनलोड किया है रजत ने 110 किलोवाट का इन्वर्टर का डाटा सेट डाउनलोड किया। ओके लेकिन सर। 110 केवी है इसकी पावर, ये 100 किलोवाट ही है, किलोवाट में कन्वर्ट कर। तो क्या कहते हैं ये हमारा आउटपुट पावर है, ये मैक्सिमम हमारा आउटपुट एसी पावर एसी करंट कितना है 158 है। और क्या कहते हैं जो हमारा फुल लोड करंट निकाला था वो हमारा था 139 एम्पियर। तो हमारे को इस चीज़ से कंफर्म होगा कि जो हमारा नॉर्मल करंट जाएगा वो हमारा 139 एम्पियर करंट फ्लो होगा। रजत मैंने व्हाट्सएप पे कुछ फ़ोटोज़ भेजी हैं, उससे ओपन करना ज़रा। हमारे डिरेटिंग फैक्टर क्या होते हैं? डिरेटिंग फैक्टर होते हैं कि जो डिरेटिंग फैक्टर क्या होते हैं वो डिरेटिंग का मतलब क्या है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे केबल को डिरेट करेंगे, डिरेट इन द उसकी एफिशिएंसी घटाएंगे। समझ गए डिरेट का मतलब क्या है? वीरू, डिरेट का मतलब क्या है? जो हमारे केबल्स को मतलब अफेक्ट करते हैं। केबल का अफेक्ट नहीं करते, चाहे इन्वर्टर का डिरेट करना हो, चाहे केबल को डिरेट करना हो, चाहे मॉड्यूल को डिरेट करना हो। डिरेट का मतलब बताओ कि डिरेट का सिर्फ मतलब क्या है? डिरेट केबल का नहीं पूछ रहा मैं, कोई सी भी डिरेट किसी भी वर्ड का मतलब नहीं है, सिर्फ डिरेट वर्ड का मतलब बताओ क्या है? सर जैसे उसका कोई भी वैल्यू उसको हम कम करते हैं तो उसकी वो हो एफिशिएंसी पे सकता कितना फ़र्क डालते हैं, चाहे इन्वर्टर हो, चाहे केबल हो, चाहे मॉड्यूल हो। डिरेट का मतलब है कि किसी भी फैक्टर की वजह से उसकी एफिशिएंसी पे या तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी या तो घटेगी, दो ही चीज़ हो सकती है। या तो किसी चीज़ की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी डिरेट होने की वजह से, या तो उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। सिर्फ दो ही कंडीशन पॉसिबल है। तो डिरेट का बेसिकली मतलब ये है कि उसकी एफिशिएंसी पे कितना इफेक्ट आता है किसी भी फैक्टर की वजह से, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि जितना हमारा केबल का करंट फ्लो आया है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिरेटिंग फैक्टर से। तो डिरेटिंग का मतलब यही है कि किसी चीज़ की एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आता है, चाहे हम मॉड्यूल का लेके चलें
चाहे हम यार वो चार्जिंग क्यों नहीं है? चाहे हम मॉडल का लेके चले, चाहे हम केबल साइज का लेके चले, चाहे हम इन्वर्टर का लेके चलें, ये सबके पास है ना? ये अपने जो मैंने ग्रुप में भेज दिया है, इसको एक बार रीड आउट करना, खुद ही समझ जाओगे। डीरेटिंग के लिए हमें हमेशा 7 फैक्टर होते हैं। 7 फैक्टर होता है K1 K2 K3 K4 K5 K6। ये 7 फैक्टर हमेशा केबल को एसी केबल कैलकुलेशन में इफेक्ट करते हैं। अब 7 फैक्टर कौन कौन से हैं वो मैं चेक करवा एक बार बता देता हूँ, डिटेल्स में समझा देता हूँ, ताकि हमें समझ आ जाए कि 7 फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। दो तो सबको पता ही है, एक टेम्परेचर होता है, एक क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रुपिंग केबल। फैक्टर। वीरू, दो तो फैक्टर हमें पता ही है, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ केबल को कैलकुलेट करने के लिए दो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो हमारा टेम्परेचर, एक क्या है, नंबर ऑफ केबल। ग्रुपिंग नंबर ऑफ ये दो फैक्टर हमेशा पता ही है, बाकी के 5 कौन कौन से हैं वो हम कवर कर लेते हैं। ये हमारा होता है ये नहीं है, नेक्स्ट पेज दिखाना, K1 K2 K3 K4 लिखा है जिसपे, ये हमारा K1 K2 K3 K4 K5 K6 7, ठीक है। K1 होता है हमारा एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर एसी केबल कैलकुलेशन में हमें चेक करना होता है कि हमें कौन सा जगह हम केबल लेके जा रहे हैं। जब हम रूफ टॉप के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो रूफ टॉप पे हमारी केबल कैसे जाएगी बताओ? एयर में जाएगी या ग्राउंड में जाएगी? एयर में जाओ। एयर में एयर में एयर सर। में जाएगी, तो हमारे को इसमें कौन कौन सा फैक्टर लेना होता है? एक तो एयर टेम्परेचर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग फैक्टर। यानी K1 और K7 हमारे सिर्फ मतलब के हैं, यानी K1 और K7 की वैल्यू हम लेंगे। अगर हम ग्राउंड से लेके जा रहे हैं तो ग्राउंड में हमारा एयर टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ग्राउंड से और एयर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एयर हमारा सिर्फ एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, जो कि हमारा बाहर का टेम्परेचर होता है। एयर का कितना टेम्परेचर है वो, इसलिए हम अगर ग्राउंड कर लेने का मतलब है, जब भी कोई भी ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें हम केबल ट्रंच बनाते हैं, 1 मीटर 700 mm 500 mm गड्ढा करते हैं, उसके अंदर, गड्ढे के अंदर से हम केबल लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है, एयर का टेम्परेचर कैलकुलेट ना करके ग्राउंड का टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं कि ग्राउंड का टेम्परेचर कितना है। अगर हम ऊपर से हमारा जो सनलाइट फॉल हो रहा है 20 डिग्री, अगर ग्राउंड में अगर हमारा मॉइस्चर है तो हमारा टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? घटना चाहिए सर। मॉइस्चर है तो जैसे कि जब बारिश होती है, धूप निकलती है, और जब अचानक से बारिश हो जाती है तो गर्मी मतलब बढ़ती है, घटती है? घट जाता है, सब टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर कम हो जाता है, पसीने पसीने हो जाते हैं आदमी, हाँ, क्योंकि उस टाइम पे जो मॉइस्चर होता है वो बारिश के निकल बाद आता धूप है, होंगे तो गर्म होगा। वो मॉइस्चर हमारा निकल आता है, तो उस कंडीशन में हमारा ग्राउंड का टेम्परेचर रहता है वो बढ़ जाता है। जब हमारा टेम्परेचर क्या कहते हैं, ग्राउंड का, जब हमारे ऊपर से मॉइस्चर रहेगा हमारे ग्राउंड में, तो अगर हमारा ऊपर से सनलाइट फॉल करेगा तो उस कंडीशन में हमारा ग्राउंड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में हमें एयर का टेम्परेचर काम नहीं करना होता, हमें ग्राउंड का टेम्परेचर मेजर करना होता है कि ग्राउंड का टेम्परेचर क्या है उस एरिया का, उस साइड का, जब हम ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट करते हैं। जब हमारा ग्राउंड ग्राउंड का टेम्परेचर होगा तो उसमें जब हम ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट करेंगे तो जो जो फैक्टर हमें कैलकुलेट करना होता है, एक तो होता है K1, K2 क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस यानी जब हमारा हीट की वजह से जब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। जब हमारा ग्राउंड में जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें हीट भी बढ़ेगा। हीट जब बढ़ेगा, एम्बिएंट में ज़्यादा हीट होता है, ग्राउंड में ज़्यादा हीट पड़ेगा? एम्बियंट में ज्यादा होनी चाहिए एम्बिएंट सर। में होता है सब जाता है। तो जब हमारे को एयर का सर्कुलेशन होता है, जैसे हमारे घर में एसी लगी होती है, उसमें एयर का सर्कुलेशन होता है तो हमारे को ठंडी हवा मिलती है, यानी हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है। कहीं किसी भी एरिया में जब हमारा एयर का सर्कुलेशन सही से होता है तो वहाँ का टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रहता है, बढ़ता नहीं है ज़्यादा। लेकिन जब हम केबल को अंदर ग्राउंड लेके जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा एयर सर्कुलेट करेगा प्रॉपर? नहीं सर, नहीं हो नहीं पाएगा ना, करेगा। वो जब एयर तो वो तो सर्कुलेट मिट्टी नहीं में करेगा दब तो वहाँ जाएगा। का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये क्लियर है? हाँ सर।
जब हमारा एयर सही से सर्कुलेट नहीं कर रहा, एक जगह से दूसरी जगह एयर पास नहीं हो पा रही, तो वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि गर्म हवा वहाँ पे रुकी हुई रहेगी। यस। उसके रीजन ये रहेगा कि हमारा वहाँ का टेम्परेचर गर्म हवा की वजह से बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम एम्बियंट यानी हम एयर में लगाएंगे, तो वहाँ पे हमारा एयर सर्कुलेशन, एयर इजिली फ्लो होता है। जब एयर इजिली फ्लो होगा तो वहाँ पे गर्म हवा रुकेगी नहीं, जो हीट बनेगी वो इजिली फ्लो हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड की कंडीशन में हमारा वहाँ का जो एयर है वो रुका रहेगा। रुका रहने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो नेक्स्ट होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, यानी जब हमारा हीट बढ़ेगा तो क्या होता है, हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। जब हमारा हीट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है, ये तो बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में। कहीं पे भी हीट बढ़ेगी तो वहाँ पे उस कंडीशन में हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी तो इन द सेंस यानी करंट हमारा इजिली फ्लो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो हीट है एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, यानी हीट है वो रेजिस्टेंस की तरह हमारा करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा। तो उस कंडीशन में जब हम ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा एक तो ग्राउंड टेम्परेचर होगा, और एक दूसरा क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे। अब सॉइल करेक्शन क्या होता है, सॉइल करेक्शन होता है कि हमारे सॉइल किस टाइप की है, पतली मिट्टी है, मोटी मिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ है, या किस टाइप का रॉक है, या किस टाइप की हमारी सॉइल है। तो सॉइल भी हमारे 3-4 तरह की आती है। तो उस कंडीशन में हमारा जो सॉइल का रेजिस्टेंस होता है, यानी सॉइल करेक्शन का इन द सेंस कि सॉइल का एक रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। सॉइल की हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है कि हमारा किस टाइप की सॉइल है, उसकी एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, ताकि जब भी हम अर्थिंग करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं, तो हम वहाँ के सॉइल टेस्ट कराते हैं। सॉइल टेस्ट में हमारे सॉइल की रेजिस्टिविटी पता चल जाती है कि अगर इस सॉइल में हम पाइलिंग कर रहे हैं, अर्थिंग पिटिंग कर रहे हैं, अर्थ पिट बना रहे हैं, तो वहाँ से हमारा सॉइल की वजह से हमारा रेजिस्टेंस कहीं बढ़ तो नहीं रहा। अगर सॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उस जगह पे हम अर्थिंग, नंबर ऑफ अर्थिंग हम बढ़ा देंगे, ताकि हमारा जो ग्राउंडेड है वो इजिली हो जाए, वो हमारा एक ओम से यार